हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 3 चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशियोज। और अभी हम पढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में से प्रोप्राइटरी रेशियो। सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं प्रोप्राइटर्स फंड, जिसे शेयर होल्डर्स फंड के नाम से भी जाना जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स में आता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशियो को प्योर रेशियो में एक्सप्रेस होते हैं, प्योर रेशियो में एक्सप्रेस किया जा सकता है, या इसे परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ ये पता चलता है कि कंपनी के पास या फर्म के पास जो भी टोटल एसेट्स हैं वो उसका कितना परसेंटेज इक्विटी के द्वारा फाइनेंस्ड है, या इक्विटी जो है वो टोटल एसेट्स का कितना परसेंटेज है। यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशियो जितना भी हाई है उतना अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर्स का पैसा कितना लगा हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अनसिक्योर्ड लेंडर्स और क्रेडिटर्स ये पता लगा सकते हैं कि टोटल एसेट्स में शेयर होल्डर्स का कितना फंड एम्प्लॉयड है, और इससे उन्हें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल होती है। या तो फिर सरल भाषा में अगर कहें तो कंपनी के पास जितने भी टोटल एसेट्स हैं वो उसमें से कितना पोर्शन या कितना परसेंटेज शेयर होल्डर्स फंड के द्वारा फाइनेंस्ड है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू जज द सेफ्टी मार्जिन अवेलेबल टू अनसिक्योर्ड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 55, from the following information calculate proprietary ratio. Share capital rupees 3 lakh, reserves and surplus rupees 1 lakh 80,000, non current assets rupees 13 lakh 20,000 and current assets rupees 6 lakh। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये दोनों को ऐड करने से हमें इक्विटी मिलता है, और नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड करेंगे तो हमें टोटल एसेट्स मिलेगा। सो let us put it in the formula. Solution 55, proprietary ratio is equal to equity divided by total assets. Now equity is equal to share capital plus reserves and surplus, and total assets is equal to non current assets plus current assets. So if we put it in formula, proprietary ratio is equal to शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज़ 3 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया हुआ है रुपीज़ 1,80,000, होल डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स दिया है 13,20,000 और करंट एसेट्स दिया हुआ रुपीज़ 6 लाख। ये हो गया 4,80,000 ऑन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 19,20,000। इसे हम 0.25:1 ये प्योर रेशियो है। इसे हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ये परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए इसे करना होगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 19,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 25%। दोनों में से कोई भी तरीका से आंसर बता सकते हैं। इसका मतलब यह है कि टोटल एसेट्स में से 25% मनी जो है वो इक्विटी का लगा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 56, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है, डिबेंचर्स दिया है, ट्रेड पेबल्स दिया है और लाइबिलिटीज़ का ग्रैंड टोटल दिया है। उसी के नीचे एसेट्स में से फिक्स्ड एसेट्स दिया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स दिया है और अदर करंट एसेट्स दिया है और इसका भी ग्रैंड टोटल दिया है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का ग्रैंड टोटल सेम है। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोप्राइटरी रेशियो, उसके लिए हमें चाहिए शेयर होल्डर्स फंड। सो यहाँ जो जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं उसमें से ये तीनों आइटम बनाते हैं शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी। और टोटल एसेट्स तो ये ग्रैंड टोटल रहेगा ही, एसेट्स, टोटल एसेट्स। So the question is very simple. Let us put it in the formula and see the answer. Solution 56. Proprietary ratio is equal to equity divided by total assets. क्वेश्चन में हमने इक्विटी देखा, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 का है और रिजर्व्स एंड सरप्लस ₹75,000 का है। तो ये हो गया हमारा शेयर होल्डर्स फंड या तो फिर इक्विटी। और टोटल एसेट्स में यहाँ ग्रैंड टोटल ले लेंगे एसेट साइड का 7,50,000। सो ये आंसर आ गया 0.7:1 और 70%। इसका मतलब ये है कि टोटल एसेट्स में का 70% जो है वो शेयर होल्डर्स फंड के द्वारा फाइनेंस्ड है। हाई प्रोप्राइटरी रेशियो होना एक अच्छी बात है, जिससे कि क्रेडिटर्स और अनसेक्योर्ड लेंडर्स जो है वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹4,50,000, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹3,20,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस ₹65,000, क्रेडिटर्स ₹1,10,000, 9% डिबेंचर्स ₹3 लाख, फिक्स्ड एसेट्स ₹7 लाख, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ₹2,45,000 एंड करंट एसेट्स ₹3 लाख। हमें प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। इसमें इसका फॉर्मूला है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। सो इन गिवन आइटम्स में से हमें इक्विटी सेलेक्ट करना है। सो यहाँ के जो फर्स्ट 4 आइटम्स है ये इक्विटी है और लास्ट के जो 3 आइटम्स हैं ये टोटल एसेट्स हैं। सो वेरी सिंपल, लेट अस सी इट। सो सॉल्यूशन 57, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, जिसे इक्विटी भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो सबसे पहले हम शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें 3 आइटम्स हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹4,50,000 का है और सेकेंड आइटम है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो ₹3,20,000 का है और थर्ड आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस जो कि 65,000 का है। सो शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट हो गया ₹8,35,000। और फिर हम टोटल एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स दिया है ₹7 लाख का और ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दिया है ₹2,45,000 का और फिर थर्ड पॉइंट है करंट एसेट्स का जो कि 3 लाख है। ग्रैंड टोटल आ जाएगा ₹12,45,000। अब इसे हम इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। सो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड मतलब 8,35,000 इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 12,45,000। सो आंसर आ गया 0.67:1। अगर आप इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो यह आएगा 67%। मतलब टोटल एसेट्स का 67% शेयर होल्डर्स फंड का कंट्रीब्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58,
State with reason whether the proprietary ratio will improve, decline or will not change because of the following transactions if proprietary ratio is 0.8:1। अब हमें प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है 0.8:1 और हमें बताना है कि दिए हुए ट्रांजैक्शंस के कारण ये रेशियो इम्प्रूव होगा या डिक्लाइन होगा या बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट है ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेएबल आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है या ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इसका क्या असर होगा ये देखना है हमें। और दूसरा है परचेस्ड मशीनरी ऑफ ₹2 लाख बाय चेक, मतलब फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। थर्ड है रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ₹3 लाख, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया गया है। फोर्थ है इशूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर ऑफ बिल्डिंग परचेज्ड फॉर ₹7 लाख, बिल्डिंग खरीदे लेकिन बदले में शेयर्स इशू कर दिए। और फिफ्थ पॉइंट है रिडीम्ड 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹6 लाख, और 6 लाख के डिबेंचर्स रिडीम किए। सो लेट अस सी ऑल दीज ट्रांजैक्शंस वन बाय वन। Solution 58, first point, obtained a loan of ₹5 lakh from State Bank of India payable after 5 years। हमें प्रोप्राइटरी रेशियो पर इफेक्ट बताना है जब दिया हुआ हो 0.8:1। नाउ ऑब्टेन्ड अ लोन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो इक्विटी का पोर्शन नहीं होता, एज ए रिजल्ट न्यूमरेटर में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि हमने लोन लिया है इसलिए 5 लाख रुपीज़ बैंक में बढ़ जाएंगे, इससे टोटल एसेट्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसा रेशियो जिसका न्यूमरेटर अनचेंज्ड है लेकिन डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इफ़ेक्ट में जो आएगा वो डिक्लाइन इन रेशियो आएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है 0.8:1। अब हम इसे 80 लाख मान लेते हैं। 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, अब टोटल एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन इक्विटी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, और ये इंक्रीज़ हो रहा है से 5 लाख से। ये अमाउंट अगर कुछ और भी होता तो भी यही आंसर आने वाला है। यहाँ क्वेश्चन में 5 लाख दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ 5 लाख लिख रहे हैं। ये 10,000 भी होता या 1 करोड़ भी होता तो भी आंसर यही आने वाला है, क्योंकि न्यूमरेटर बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर ये रेशियो अब चेंज होकर हो जाएगा 0.76:1, मतलब डिक्लाइन। रीज़न है नो चेंज इन इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड बट इंक्रीज इन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स इसलिए बढ़ गया क्योंकि बैंक से लोन लिया है और लोन से बैंक का अमाउंट बढ़ गया है। लाइबिलिटीज़ भी बढ़ी है लेकिन वो इक्विटी हेड में नहीं बढ़ी है। लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बढ़ा हुआ है जो कि इक्विटी का पोर्शन नहीं है। सेकेंड पॉइंट, परचेस्ड मशीनरी ऑफ ₹2 लाख बाय चेक, और प्रोप्राइटरी रेशियो दिया है 0.8:1। हमें बताना है कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। नाउ हमने मशीनरी खरीदा। मशीनरी जो होता है वो फिक्स्ड एसेट होता है, मतलब नॉन करंट एसेट, और पेमेंट हुआ है चेक से, मतलब करंट एसेट। चेक जो है, बैंक जो है वो क्या है, करंट एसेट है। तो मशीनरी मतलब एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इस ट्रांजैक्शन का शेयर होल्डर्स फंड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एज ए रिज़ल्ट न्यूमरेटर पर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन डिनोमिनेटर में देखें तो 2 लाख रुपीज़ टोटल एसेट्स में प्लस भी होगा क्योंकि मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है, और 2 लाख रुपीज़ बैंक से माइनस भी होगा क्योंकि पेमेंट चेक से हो रहा है। इसलिए नीचे भी नो चेंज आएगा। जैसे कि देखते हैं, लेट अस से कि ये जो रेशियो है ये 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख है, और इसमें 2 लाख रुपीज़ का मशीनरी खरीद रहे हैं। सो एसेट्स बढ़ जाएगा 2 लाख रुपीज़ से, लेकिन पेमेंट भी कर दिया गया है। एज ए रिजल्ट एसेट्स डिक्रीज भी हो जाएगा। सो द इफेक्ट इज़ हाउ मच, इफेक्ट विल रिमेन द सेम
सो आंसर इज नो चेंज. रीज़न, नो चेंज इन इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट्स. नाउ थर्ड पॉइंट है रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ₹3 लाख. इसका मतलब यह है कि प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम कर दिया, मतलब इनका पैसा वापस कर दिया. एज ए रिज़ल्ट पैसा वापस कर दिया तो टोटल एसेट्स में से कैश जो है वो रिड्यूस हो गया. लेकिन इक्विटी में भी ₹3 लाख कम हो गया क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का ही हिस्सा है. सो न्यूमरेटर में भी 3 लाख डिक्रीज़ हुआ और डिनोमिनेटर में भी 3 लाख डिक्रीज़ हुआ. और क्योंकि रेशो जो है न्यूमरेटर में कम है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा है और इक्वल अमाउंट दोनों जगह से रिड्यूस हो रहा है, इसलिए जो रिज़ल्ट आएगा वो डिक्लाइन में आएगा. लेट अस चेक इट. मान लीजिए ये 8 लाख है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 लाख है. ऐसा लेने से ये 0.8:1 होता है और इसमें से 3 लाख रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गया, इसलिए इक्विटी रिड्यूस हो गया. और क्योंकि कैश में पेमेंट हुआ है इसलिए टोटल एसेट्स में से भी 3 लाख रिड्यूस हो गया. सो ये हो गया 5 लाख न्यूमरेटर में और 7 लाख डिनोमिनेटर में. आंसर आएगा 0.71:1. ये हमारा आंसर है, मतलब ये डिक्लाइन हो गया. रीज़न, सेम अमाउंट reduced both in equity and total assets. Fourth point, issued equity shares to the vendor of building purchased for ₹7 लाख. मतलब कंपनी ने 7 लाख की बिल्डिंग खरीदी है और उसका पेमेंट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर से किया गया है. शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स मतलब इक्विटी का हिस्सा और परचेज ऑफ बिल्डिंग मतलब टोटल एसेट्स का हिस्सा 7 लाख. मतलब न्यूमरेटर में भी 7 लाख इंक्रीज़ हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी 7 लाख इंक्रीज़ हो रहा है. और रेशियो जो है प्रोप्राइटरी रेशियो ये है 0.8:1, मतलब न्यूमरेटर में कम है और डिनोमिनेटर में ज़्यादा है. और यहाँ 7 लाख रुपीज़ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर पे ज़्यादा इफेक्ट होगा. एज ए रिज़ल्ट द रेशियो विल इम्प्रूव. इसे हम देख सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल लेट अस से कि पहले हमारा रेशियो था 8 लाख, अमाउंट में ले लेते हैं 8 लाख बाई 10 लाख. ये रेशियो था, ये 0.8:1 में है. अब हमने इशू किया शेयर्स, सो 7 लाख के शेयर्स इंक्रीज़ हो गए, मतलब इक्विटी बढ़ गया. और उसी तरीके से 7 लाख की बिल्डिंग भी आ गई, सो 7 लाख का टोटल एसेट्स भी बढ़ गया. सो रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट न्यूमरेटर में हो गया 15 लाख और डिनोमिनेटर में हो गया 17 लाख. अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.88:1. मतलब ये क्या हुआ? इम्प्रूव हो गया. रीज़न, सेम अमाउंट increased in both equity and total assets. ये इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है. अगर ऐसा होता कि न्यूमरेटर ज़्यादा होता और डिनोमिनेटर कम होता तो ऐसे में इम्प्रूव के बदले डिक्लाइन आ जाता. वो इस पर डिपेंड करता है कि प्रोप्राइटरी रेशियो कितना दिया हुआ है, इस पर डिपेंड करता है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है और अगर एसेट्स और इक्विटी दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इम्प्रूव होगा, ये ज़रूरी नहीं है. अगर ये रिवर्स होता 1:0.8 होता तो यहाँ डिक्लाइन आता और अगर ये 1:1 होता तो नो चेंज आता. नाउ फिफ्थ पॉइंट, रिडीम्ड 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹6 लाख. यहाँ 6 लाख के डिबेंचर्स रिडीम किए हैं, इसलिए क्योंकि कैश में रिडीम हुआ है इसलिए टोटल एसेट 6 लाख से कम हो जाएगा.
लेकिन ये 10% डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं जो कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं और वो इक्विटी का हिस्सा नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी। एज ए रिजल्ट न्यूमरेटर में नो चेंज, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। सो अगर कोई भी फ्रैक्शन में या कोई भी रेशियो में अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज़ हो गया तो रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव ही होगा। सो लेट अस सी इट। लेट अस अज्यूम कि ये रेशियो 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख है। अब इसमें डिबेंचर्स को रिडीम कर दिए तो 6 लाख रुपीस चले गए। 6 लाख रुपीस चले गए। न्यूमरेटर से कुछ भी चीज़ कम नहीं हो रही है। एज ए रिजल्ट ये हो गया न्यूमरेटर वैसे का वैसा ही आ गया 8 लाख, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो 4 लाख हो गया रिड्यूस होके। सो रेशियो क्या आया 2:1। सो ये इम्प्रूव हो गया। रीज़न डिक्रीज इन टोटल एसेट्स। But no change in shareholders fund or equity. Now let us see question number 59. From the following information calculate proprietary ratio, debt to equity ratio and total assets to debt ratio. ये तीनों के तीनों लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हैं और ये हमें कैलकुलेट करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन है करंट एसेट्स रुपीज़ 80 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रुपीज़ 30 लाख, नॉन करंट एसेट्स रुपीज़ 80 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 40 लाख एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस रुपीज़ 50 लाख. So let us see these ratios. सॉल्यूशन 59। पहले हम बैलेंस शीट को फ्रेम कर लेते हैं क्योंकि मिसिंग फिगर बैलेंस शीट देख करके फाइंड आउट करना आसान होता है, क्योंकि हमें यहाँ प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो तीनों ही कैलकुलेट करना। गिवन इन्फॉर्मेशन में करंट एसेट्स दिया हुआ है 80 लाख का। सो एसेट्स की तरफ सेकंड होता है करंट एसेट्स, सो 80 लाख। फिर दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी होता है, ये 30 लाख का दिया है। फिर दिया है नॉन करंट एसेट्स 80 लाख का अगेन। फिर करंट लाइबिलिटीज़ है 40 लाख के, करंट लाइबिलिटीज़ 40 लाख के। और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया है 50 लाख का। सो ये हो गया। हमारे को अभी शेयर होल्डर्स फंड नहीं मालूम है, मतलब हमें सारे फॉर्मूला में हमें इक्विटी की ज़रूरत होगी और शेयर होल्डर्स फंड को ही इक्विटी कहा जाता है। सो लेट अस फाइंड आउट। एसेट्स का ग्रैंड टोटल है 160 लाख। सो लाइबिलिटीज़ भी इतना ही होगा। अब टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी करेंगे तो आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, और ये शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है 40 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर है जो हमने जनरेट किया। सो 40 + 30 + 50 + 40 विल बी 160। नाउ अब फर्स्ट हमें प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। सो न्यूमरेटर में आ गया 40 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मतलब 160 लाख। सो द आंसर इज 0.25:1, और हम लिख सकते हैं इसको 25%। अगर आप इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। सेकेंड रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ये इसका टोटल है 80 लाख। सो न्यूमरेटर में लिखेंगे 80 लाख, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड 40 लाख। सो आंसर आएगा 80 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख। आंसर आ गया 2:1, जो कि एकदम सही है। ये एक आइडियल रेशियो है। थर्ड रेशियो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट्स है 150 लाख।
सो न्यूमरेटर में लिखेंगे 160,000,000 डिवाइडेड बाय डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज जो कि है 80 लाख। सो आंसर आ गया 2:1। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। From the following information, calculate proprietary ratio, debt to equity ratio and total asset to debt ratio। और गिवन इन्फॉर्मेशन है टोटल डेट ₹36 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹30 लाख, करंट एसेट्स ₹15 लाख एंड वर्किंग कैपिटल ₹3 लाख। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 60। सबसे पहले हम बैलेंस शीट को अरेंज कर लेंगे और मिसिंग फिगर निकाल लेंगे। सो हमें दिया हुआ है टोटल डेट्स ₹36,000, कैपिटल 36 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹30 लाख, करंट एसेट्स दिया हुआ है 15 लाख का। सो करंट एसेट्स में हम लिख देते हैं 15 लाख और वर्किंग कैपिटल दिया है ₹3 लाख का। यहाँ पर हमें सारे आइटम्स को जो लाइबिलिटीज़ के जो हेड्स हैं उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है। टोटल डेट्स दिया हुआ है ₹36 लाख। टोटल डेट्स का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल। सो हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। यहाँ हमारे को करंट एसेट्स है तो मतलब करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। सो करंट एसेट्स 15 लाख का है और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख का, मतलब करंट लाइबिलिटी इज ऑफ ₹12 लाख। यहाँ लिख देंगे 12 लाख। अब हमें दिया है टोटल डेट इज इक्वल टू 36 लाख। सो टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, और टोटल डेट है 36 लाख का। नॉन करंट लाइबिलिटीज हमें पता नहीं है, नॉन करंट लाइबिलिटीज हमें फाइंड आउट करना है, और करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है 12 लाख का। सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट नॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 36 लाख माइनस 12 लाख। ट्रांसपोज कर देंगे अमाउंट को, आ जाएगा 24 लाख। सो यहाँ लिखेंगे 24 लाख। वेरी ट्रू। देन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें दिया हुआ है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। यह हमें पता है, हमें शेयर होल्डर्स फंड फाइंड आउट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 30 लाख है, इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 24 लाख। सो शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट हो गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 6 लाख का। सो शेयर होल्डर्स फंड आ गया 6 लाख। अब यहाँ का इसका ग्रैंड टोटल देखेंगे। ग्रैंड टोटल आ गया 42 लाख। जितना लाइबिलिटी का ग्रैंड टोटल है उतना ही एसेट का होना चाहिए। सो ये भी आ गया 42 लाख। अब मिसिंग फिगर क्या है? नॉन करंट एसेट्स। सो 42 लाख माइनस 15 लाख करेंगे तो आएगा 27 लाख। सो बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमने निकाल लिया है और अब हम रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, दैट इज इक्वल टू इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इक्विटी हमें पता है 6 लाख, सो न्यूमरेटर में 6 लाख आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स मतलब 42 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आंसर आ जाएगा 14.29%। सेकेंड रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, दैट इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज जो कि 24 लाख का है, डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड जो कि 6 लाख है। सो आंसर इज 4:1। नाउ लास्ट रेशियो है टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। यहाँ पर टोटल एसेट्स है 42 लाख,
डिवाइडेड बाय डेट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज 24 लाख, और आंसर आएगा 1.75:1. So this is the solution, and I hope that you are getting the concept of the chapter very well. And if you are having any doubt or any suggestion, please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.